हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 फॉर क्लास 12th फ्रॉम द बुक विस्टास। चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द ऑथर के साथ। ऑथर का नाम है अशोका मित्रान। 1931 में वो पैदा हुए थे। ही इज अ तमिल राइटर, recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। तो जो हमारे ऑथर है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माई ईयर्स विद बॉस, और वो किस बारे में, अपने ईयर्स के बारे में बात करते हैं जब वो जेमिनाई स्टूडियोज में काम कर रहे थे। जेमिनाई स्टूडियोज क्या करता है, मूवीज बनाता है, और उन्होंने अपनी बुक में यही सब लिखा है कि कैसे मूवीज इन्फ्लुएंस करती है लोगों की लाइफ को, जो इंडिया में रहते हैं उनकी लाइफ को। तो जेमिनाई स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वो सेटअप इन 1940। तो जहाँ वो काम करते थे, जो कि है जेमिनाई स्टूडियोज, वो लोकेटेड है चेन्नई में, और वो सेटअप हुआ था 1940 में। It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking। तो जब शुरुआत में इंडियन फिल्म मेकिंग स्टार्ट हुई तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब यहाँ की जो मूवीज बनती थी, प्रोड्यूस होती थी इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी लोगों को। इट्स फाउंडर वॉज एस वासन। जेमिनाई स्टूडियोज के फाउंडर कौन थे? एस वासन थे। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रा इन जेमिनाई स्टूडियोज वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। तो अशोका मित्रा का काम क्या होता था जेमिनाई स्टूडियोज में? वो ये होता था कि वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काटेंगे और उसके बाद काफ़ी वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे अलग अलग वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स काटते थे और उसको फाइल में स्टोर करते थे। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी जो उनको खुद से हाथ से लिखनी पड़ती थी। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, इवन तो उनका जो काम था कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनाई फैमिली। तो जो जेमिनाई स्टूडियोज की एक छोटी सी फैमिली थी, जितने भी लोग उसमें काम करते थे, उन सब लोगों में से वो सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड रहते थे। उनको हर एक चीज़ के बारे में पता रहता था क्योंकि वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स का काम करते थे। उनको सब कुछ वो अपडेटेड रहते थे हर चीज़ के बारे में लेके। तो फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। तो जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बेसिकली एक पार्ट देखेंगे जो उनकी बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, तो हमें थोड़ा सा पता चलेगा जेमिनाई स्टूडियोज के बारे में और हमारे ऑथर जिनका नाम है अशोका मित्रान, उनके लाइफ के बारे में कि उनका टाइम कैसे कटा जेमिनाई स्टूडियोज में। पैनकेक was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads। तो पैनकेक किसको बुलाया जाता था? पैनकेक एक ब्रांड नेम था जो मेकअप मटेरियल बेचता था उनको, जेमिनाई स्टूडियोज को। जेमिनाई स्टूडियोज बहुत ज्यादा बल्क में उनसे ट्रक लोड्स, मतलब पूरा ट्रक भर भर के इतना सारा मेकअप पैनकेक से खरीदते थे। पैनकेक क्या था? एक ब्रांड नेम था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। तो ग्रेटा गार्बो कौन है, हमें यहाँ पे पता चलेगा। वो एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी। इन 1954 शी रिसीव्ड एन ऑनररी ऑस्कर फॉर हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंसेस। तो एक ये बहुत ज्यादा जानी मानी स्वीडिश एक्ट्रेस थी जिनको ऑस्कर भी मिला था। द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नेम्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन हु एवर लिव्ड। तो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वहाँ पे उन्होंने बोला गया था कि वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। शी वॉज ऑल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री। उनको बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री का भी खिताब मिला था। तो यहाँ बोला गया है ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, क्योंकि जो जेमिनाई स्टूडियोज था वो पैनकेक से ही खरीदता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद ग्रेटा गार्बो ने यूज किया है, मे बी इसलिए लोग हमेशा वहीं से खरीदते हैं सामान। Miss Gohar must have used it. Vijayanti Mala must also have used it, but Rati Anigotri may not have ever heard of it। तो बोलते हैं कि ये बहुत और भी एक्ट्रेसेस होंगी। एन इंडियन एक्ट्रेस, यहाँ पे विजयंती माला कौन है? एन इंडियन एक्ट्रेस whose performance was widely appreciated in Bimal Roy's Devdas। She won 3 Best Actress awards for her acting। She is now an active politician। तो ये एक और एक्ट्रेस है। तो कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लेते हैं कि इन्होंने भी यूज किया होगा, शायद इन्होंने भी यूज किया होगा, बट रति अग्निहोत्री ने नहीं यूज किया होगा, उन्होंने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनाई स्टूडियोज वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट होता था जेमिनाई स्टूडियोज का, वो ऊपरी तरफ में होता था, बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर्स में होता था, और उसको ऐसे बिलीव किया जाता था कि वो जैसे रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हो। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी are said to have been his residence। तो रॉबर्ट क्लाइव का काफी सारी और भी बिल्डिंग्स है जो सिटी में बोला जाता था कि वो उनका है, वो वहां पे रहते हैं। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। तो रॉबर्ट क्लाइव का बहुत ही ब्रीफ सा लाइफ था, और उनके जो स्टेज होते थे मद्रास में वो और भी छोटे होते थे। ब्रीफ मतलब छोटा। रॉबर्ट क्लाइव seems to have done a lot of moving। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज्यादा यहाँ से वहाँ मूव करते रहते थे, मतलब शिफ्ट होते रहते थे। Besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort George in Madras। तो उन्होंने मतलब वो करते क्या थे? Besides fighting मतलब लड़ने की जगह, impossible battles बहुत ही ऐसे
बैटल्स जो नहीं जीता जा सकता, वो भी रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, एक मेडन से शादी करी है सेंट मेरीज चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। तो वही चेन्नई में उन्होंने एक जगह पे शादी करी। The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. तो मेकअप रूम का हमको बताते हैं कि कैसा देखने को एम्बियंस मिलता है। वो ऐसा लगता था जैसे कि एक हेयर कटिंग सैलून है जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट्स लगी है हर एंगल पे और बहुत ज्यादा बड़े बड़े मिरर्स हैं। हाफ अ डजन मिरर्स मतलब बहुत सारे आधा डजन मिरर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। इनकैंडेसेंट क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा गर्म होगी लाइट, उस तरह से ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा तेज लाइट मार रही होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हो रहा होता है उसमें से एमिट। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो बोलते हैं कि फिर हम इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितना ज्यादा मिजरी हो रहा होगा उन लोगों को जिनके ऊपर वो बहुत ज्यादा मेकअप करा जा रहा है, क्योंकि वो हर एंगल से सब कुछ दिख रहा होता है तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा मेकअप पुट करते हैं। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. तो एक पहले के टाइम पे एक बंगाली इंसान डिपार्टमेंट को चला रहा था जो हेड था वहाँ का, बट देन फिर वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, टू बिग होना मतलब वो बहुत फेमस हो गए कि वो उस स्टूडियो में काम करे तो वो छोड़ के चले गए। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamils. तो इसके बाद जो बंगाली आदमी था उसके बाद महाराष्ट्रियन आया जिसको असिस्ट करता था एक धरवाड़ कनाडिगा, आंध्र प्रदेश का एक इंसान, फिर एक मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन, फिर एक एंग्लो बर्मीज और फिर जो बाकी वहाँ के लोकल तमिलियंस थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज, तो ये सब हमें क्या दिखाता है कि देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो बोलते कि जब से एयर करने लगा ये सब चीज़ें कि नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, हर स्टेट से लोग एक साथ मिलके काम करने चाहिए, उसके पहले से हम देख सकते हैं कि मेकअप रूम में भी लोग इतने सारे इंटीग्रेटेड होके साथ साथ काम कर रहे थे। जिससे पहले दूरदर्शन वगैरह हमें नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत एजुकेट करता, हमें बताता। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक साथ मिलके कुछ करना। नेशनल की अब इंडिया एज एन फॉर एग्जाम्पल वी टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर, सो इंडिया के लोग एक साथ मिलके काम करें, वो होता है नेशनल इंटीग्रेशन। This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent-looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. तो जो ये लोग थे इंटीग्रेटेड, इंडियन इंटीग्रेटेड, जो इतने सारे लोग नेशनल इंटीग्रेटेड लोग हैं, वो सारे मिलके जो मेकअप मैन थे, ये किसी भी एक डिसेंट लुकिंग मतलब अच्छे दिखने वाले इंसान को बहुत ही हिडियस सा मॉन्स्टर बना सकते हैं। हिडियस क्रिम्सन, क्रिम्सन क्या होता है, कलर होता है डीप रेड कलर का, तो वो उस कलर का एक मॉन्स्टर बना सकते हैं, एक मतलब किसी भी अच्छे दिखने वाले इंसान को वो राक्षस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, जो उनका ब्रांड है, मेकअप ब्रांड है, उसके साथ, और अलग लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस के साथ, मतलब और भी जो लोकली बनाई जाती है क्रीम्स वगैरह, उन सबको यूज करके। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स। तो ये इस टाइम की बात है जब हमेशा इंडोर शूटिंग्स होती थी एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटसाइड। तो पूरी फिल्म का सिर्फ 5% बाहर जाके बनाया जाता था, शूट हुआ करता था। आई सपोज द सेट एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। तो इतना ज़्यादा मेकअप करने के बाद मतलब वो बोलते हैं, जो ऑथर है वो बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे जो सेट है वहाँ का और जो स्टूडियो लाइट्स है उसको ज़रूरत होती थी कि लोग बहुत ज़्यादा अगली दिखे सो दैट वो मूवी में प्रेजेंटेबल दिखे, मतलब देखने लायक लगे। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट हायरार्की होती थी। हायरार्की क्या होता है कि जैसे एक इंसान है तुम्हारा बॉस, फिर उसके नीचे आएगा कोई और जैसे तुम्हारा असिस्टेंट, तो एक हायरार्की होगी कि सबके सब एक का, हर एक इंसान का एक स्टेटस होता है। तो मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की बहुत ज़्यादा चलती थी, सबके सब उसके हिसाब से चलते थे। तो चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो जो मेकअप आर्टिस्ट होता था, जो चीफ होता था उसमें, वो हमेशा चीफ एक्टर्स को अगली बनाएगा। His senior assistant and the second hero and heroine, तो जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकंड हीरो हीरोइन को अगली बनाएगा। द जूनियर असिस्टेंट एंड द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ, तो जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियंस वगैरह का मेकअप करेगा एंड सो फोर्थ। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। तो जो लोग क्राउड वाले जो लोग बनते थे, जो प्लेयर्स वगैरह बनते थे, वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी मेकअप के लिए, ऑफिस बॉय की। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज हैड एन ऑफिस बॉय। तो जेमिनी स्टूडियोज के अंदर भी एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। वन डे ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन टू द क्राउड प्लेयर्स।
तो जब बहुत बड़ी शूटिंग हो रही होती थी कि बहुत बड़ा क्राउड है, तो हम देख पाते थे, मतलब जो ऑथर है वो देख सकते थे कि जो ऑफिस बॉय है वो बहुत ही बड़े से जायंट से वेसल में, मतलब बहुत ही बड़े से वेसल में पेंट को मिक्स कर रहा है और उसके बाद उस क्राउड के जो प्लेयर्स बने होते हैं लोगों को उसके ऊपर मुंह पे लगा रहा था, स्लैप कर रहा है, मतलब बिल्कुल उनके ऊपर पेंट फेंक फेंक के उनके शक्ल पे लगा रहा है। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। तो आइडिया क्या होता था कि उनके पूरी शक्ल पे जितने भी पोर्स है ना वो सब कुछ कवर कर देंगे मेकअप से। ही वॉज एन एग्जैक्टली अ बॉय, वो एक लड़के भी नहीं थे कम्प्लीटली, वो उनको कम्प्लीटली एक लड़का नहीं बोल सकते थे। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो एक 40-year-old इंसान था, आदमी था, हैविंग एंटर द स्टूडियो ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर। और उसने जो ये जेमिनी स्टूडियोज ज्वाइन किया था ये सोच के कि वो एक दिन एक एक्टर बन पाएगा और अ टॉप स्क्रीन राइटर, या तो एक स्क्रीन राइटर बन पाएगा, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, या तो फिर एक डायरेक्टर भी या तो एक लिरिक्स राइटर भी। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, पर वो एक तरह से एक पोएट था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, तो उस समय की बात है ये जब वो क्यूबिकल में बैठ के काम करते थे, मतलब उनका एक अलग से कैबिन हुआ करता था, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, जिसके दोनों साइड में फ्रेंच विंडोज होती थी। आई डेंट नो एट दैट टाइम दैट दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, और उस टाइम पे उन्हें पता भी नहीं था कि उनको फ्रेंच विंडोज बुलाया जाता है उन खिड़कियों को। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। तो लोग जब मुझे देखते थे कि मैं वहाँ पे बैठ के बस न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा हूँ, लोगों को लगता था कि मैं वहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं करता। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और वो सोचते कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे बॉस थे वो भी ऐसा ही सोचते थे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो जिसको भी ऐसा लगता था कि उनको कुछ काम मिलना चाहिए, मतलब ऑक्यूपेशन एज एन काम मिलना चाहिए, वो अंदर आ जाते थे। बार्ज इनटू मतलब ऐसे अपने आप बिना अनइनवाइटेड क्यूबिकल में घुस जाते थे और फिर डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और उनको लेक्चर सुनाते थे बहुत लंबा सा, मतलब बहुत ही लंबा सा स्पीच सुनाने लग जाते थे उनको। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट was being allowed to go to waste in a department fit only for barbers and perverts। तो जो बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट में, एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि उनको जाके समझाना चाहिए, एनलाइटन करना मतलब उनको सिखाना चाहिए कि ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट्स वाज बीइंग अलाउड टू गो टू वेस्ट, कि मतलब उनके जैसा जो वो बच्चा है, वो जो लड़का है, उसके पास इतना ज़्यादा लिटरेरी टैलेंट है, मतलब लिटरेचर को लेके इतना ज़्यादा टैलेंट है जो वेस्ट हो रहा है, बिकॉज जो ये डिपार्टमेंट है वहाँ पे सिर्फ बार्बर्स हैं और पर्वर्ट्स हैं। बार्बर्स कौन होते हैं? जो बाल काटते हैं। पर्वर्ट्स कौन होते हैं? जो छोटे बच्चों को गंदी नजरों से देखते हैं। Soon I was praying for crowd shooting all the time, और फिर वो इतना परेशान हो गए थे कि वो सारा टाइम क्राउड शूटिंग के बारे में सोचते रहते थे कि सबके सब मर जाए काश। Nothing short of it could have saved me from his epics। तो बोलते कि ज्यादा कुछ नहीं होता तो कम से कम मेरे को ये एपिक हरकतों से छुटकारा मिलता कि लोग मुझे आके कुछ भी बता के चले जा रहे हैं। एपिक्स एज इन absurd चीजें होना, मतलब उल्टी सीधी चीजें कुछ भी हो जाना, मतलब ये सब बहुत ही ऑड था उनके लिए। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब जब भी कुछ ऐसा होता था जहाँ पे लोग सारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मतलब फ्रस्ट्रेट मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्टेड। तो हम देख पाते थे कि सारा का सारा एंगर जो होता था वो एक ही इंसान के ऊपर निकलता था, चाहे ओपनली निकले या कवर्टली निकले, मतलब सीक्रेटली किसी और के ऊपर उतारा जाए। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोतामंगलम सुब्बू। तो उसमें एक इंसान था जो मेकअप आर्टिस्ट मेकअप डिपार्टमेंट में था, वो कन्विंस था, मतलब उसको पूरा यकीन था कि उसकी सारी डिस्ट्रेस, मतलब वोस जो होता है, मतलब होता है कि उनकी सारी परेशानी, इग्नोनिमी मतलब उनका कुछ भी शेमफुल इवेंट होता था, इग्नोनिमी मतलब कि ऐसा कुछ जो उनके ऊपर डिस्ग्रेस लाए और शेम लाए, ह्यूमिलिएट हो, जिससे वो मतलब उनको एम्बैरस होना पड़े। तो वो जो भी कुछ होता था, और नेग्लेक्ट कि लोग उनको कुछ मना कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है या उनको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, तो ये सब कुछ किसकी वजह से था? कोतामंगलम सुब्बू की वजह से। सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। तो सुब्बू जो थे वो नंबर 2 पे आते थे जेमिनी स्टूडियोज में। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स दैन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। तो उनका जो ओपनिंग होता था फिल्मों में वो इनकरेजिंग उतना ही उसी लेवल पे होता था जितना वहाँ के ग्रोन अप मेकअप बॉयज कर लेते थे। मतलब वो एक एक्टर थे बट देन उनकी एक्टिंग कुछ उतनी उम्दा नहीं थी। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times। पर अगर हम उल्टी बात पे मतलब उसके ऑपोजिट साइड देखें, कॉन्ट्ररी मतलब उसको दूसरी तरह से देखें,
तो हम ये देख सकते हैं कि उनको और भी बहुत सारे अनसर्टेन और डिफिकल्ट टाइम्स को फेस करना पड़ा है, मतलब मुश्किल वक्त देखना पड़ा है। फॉर व्हेन ही बिगैन हिज करियर, क्योंकि जब उन्होंने अपने करियर को शुरुआत करी, देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज। तो उस टाइम पे कोई भी ऐसे फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी जो बहुत ही ज़्यादा फर्म हो, एस्टैब्लिश्ड हो, एज इन ऑलरेडी बनी बनाई प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो। सबके सब स्ट्रगल कर रहे थे तब, कोई भी ऐसा स्टूडियो नहीं था जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, और जब एजुकेशन की बात आती है तब भी स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की, तुम फॉर्मली एक जगह से पढ़े लिखे हो। सुबू couldn't have had an appreciable lead over our boy, but by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed. तो उनके पास ऐसा कुछ जो मेकअप बॉय था उसके ऊपर कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं था। अप्रिशिएबल लीड मतलब उसके ऊपर कोई ऐसा बहुत अच्छे प्लस पॉइंट नहीं था जो उनके मेकअप बॉय थे, बट उनके पास एक वर्च्यू था कि वो ब्राह्मण पैदा हुआ है। वर्च्यू मतलब उनके पास एक अपने आप ही प्लस पॉइंट आ गया कि विजडम आ गया, क्योंकि वो वर्च्यू है उनके पास, क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो वो बोलते कि हाँ, वर्च्यू इंडीड, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। तो बोलते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट सिचुएशंस देखी है, मतलब ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिच रहे हैं, जहाँ पे उनके पास काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ होगी, ऐसी सिचुएशंस उन्होंने देखी है और ऐसे लोगों से भी वो बहुत ज़्यादा मिले हैं। वर्च्यू क्या होता है? मॉरली उन्होंने बेसिकली उनके बहुत स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है मॉरली। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। तो वो हमेशा खुश रहते थे, चाहे वो फ्लॉप फिल्म में उनका कुछ हाथ हुआ हो, मतलब उनका कुछ काम होगा, उनका थोड़ा बहुत योगदान होगा, तब भी वो हमेशा खुश रहते थे। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उनके पास हमेशा किसी ना किसी के लिए काम होता था। He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. तो जो हमेशा उनके जो खुद के काम होते थे वो कंप्लीट खुद से नहीं करते थे, वो अपने आप अपने कोई काम नहीं करते थे, पर उनका जो सेंस ऑफ लॉयल्टी था हर एक इंसान को लेके कि ठीक है तुम मुझसे काम मांगने आओगे तो मैं दे दूंगा, उनसे उस वजह से वो आइडेंटिफाई कर पाए अपने आप को अलग, लाइक बाकी लोगों से अलग कर पाए विद हिज प्रिंसिपल्स कम्प्लीटली। एंड मतलब वो उनको जाना किस चीज़ से गया कि उनके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे थे, कि वो बहुत लॉयल है लोगों को लेके। तो उनके जो प्रिंसिपल्स थे और जो उनकी क्रिएटिविटी थी वो हैंड इन हैंड जाता था, और वो दोनों के दोनों एक दूसरे का एडवांटेज ले पाते थे, तो बहुत ही बैलेंस्ड रहता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। तो वो बोला जाता है कि वो बिल्कुल फिल्मों में काम करने के लिए ही बने थे, उनका वो बहुत ही इसी वजह से हुआ था। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। तो ये एक इस तरह के इंसान है जिसको बोलोगे कि इंस्पायर हो जाओ ऑन कमांड, कि तुम बोलो कि तुम इंस्पायर हो जाओ, वो इंसान हो भी जाएगा। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर। तो एक रैट टाइग्रेस के साथ फाइट कर रहा है पानी के नीचे और उसको मार देता है, पर उसकी जो कब्ज होते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं टाइग्रेस के, उसको उसके ऊपर दया आ जाती है एंड टेंस देम लविंगली। और फिर उन जो रैट है वो उन छोटे बच्चों को, टाइग्रेस के कब्स को टेंड करता है लविंगली, कि उनको थोड़ा कंफर्ट करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन। अगर कोई ऐसे बोलेगा कि मुझसे ये सीन नहीं हो रहा, तो प्रोड्यूसर वुड से, एंड अगर ऐसे प्रोड्यूसर बताते हैं कि मेरे से ये सीन नहीं हो रहा, तो फिर सुबू क्या करेंगे? सुबू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफस्प्रिंग्स। तो सुबू अपने आइडियाज निकालेंगे और फिर बताएंगे कि 4 अलग अलग तरह से बता देंगे कि इस तरह से वो अपना अफेक्शन शो कर सकता है। अफेक्शन क्या होता है? प्यार दिखाना। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स इफेक्टिव इनफ। तो प्रोड्यूसर बोलेंगे कि हाँ अच्छा आइडिया है, बट मुझे नहीं लगता कि इफेक्टिव है, मतलब एक्चुअली काम करेगा। तो प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर ऐसा कुछ बोलते थे जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर जो थे, अगर ऐसा कुछ बोलते थे तो वो 14 और ऑल्टरनेटिव्स देते थे। ऑल्टरनेटिव्स मतलब और दूसरे रास्ते दिखाते थे और दूसरी तरह दिखाते थे उन्हें कि इस तरह से भी ये करा जा सकता है। सो दिस इज अ लेंदी चैप्टर, सो हम बाकी का चैप्टर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक हम उनके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे जेमिनाई स्टूडियोज में काम हुआ करता था, और जैसे सुबू है एक कैरेक्टर जो वहाँ का सेकंड बेस्ट एक्टर था, सेकंड नंबर का इंसान था, उसके बारे में वो थोड़ी बहुत डिटेल्स दे रहे हैं। सो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक देखा कि हम कम्युनिज्म के बारे में बात कर रहे थे इस चैप्टर में, कि हम आगे अभी रेस्ट ऑफ द चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कम्युनिज्म को पोएट्स और जो जेमिनाई स्टूडियोज में जो पोएट्स थे वो कैसे उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि सबके सब कम्युनिज्म के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो हम आगे इसका असर देखेंगे। When Frank Buckman's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. तो जब फ्रैंक बकमैन के मॉरल रीअमारमेंट आर्मी आई, रीअमारमेंट क्या होता है? ऐसी आर्मी जिसके पास नए वेपन्स हो
और उनके पास सब कुछ नया नया इक्विपमेंट्स हो। तो हम देखते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा वार्म वेलकम मिला था। उनके होस्ट कौन बने थे? जेमिनाई स्टूडियोज। समवन कॉल्ड द ग्रुप ऑफ एन इंटरनेशनल सर्कस। तो इंटरनेशनल सर्कस वालों को भी बुलाया किसी ने, उनके जेमिनाई स्टूडियोज में से किसी मेंबर ने। दे weren't very good at the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table। तो जो सर्कस वाले लोग थे वो ट्रपीज अच्छे से नहीं करते थे। ट्रपीज कौन सा एक आर्ट होता है जिसमें वो एक डाली से दूसरी डाली पे ऐसे कूद कूद के जाते हैं और दे प्रेजेंट इट एज एन आर्ट। एंड एक्वेंटेंस जो उनका था एनिमल्स के साथ, मतलब उनकी जो जान पहचान होती थी एनिमल्स के साथ, वो सिर्फ डिनर टेबल पे होती थी, मतलब उनको एनिमल्स कंट्रोल करने नहीं आते थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। पर उन्होंने 2 प्ले दिखाए बहुत तमीज से, बहुत ही प्रोफेशनल मैनर के साथ। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी। तो ऐसे 2 उनके शोज होते थे, जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। तो मद्रास में ये दोनों बहुत चलते थे सिटीजन्स के साथ उनके सिटी में। द जेमिनाई फैमिली ऑफ 600 saw the play over and over again। तो जो जेमिनाई फैमिली थी उन्होंने ये जो प्ले था वो बहुत बारी देखा। और जेमिनाई फैमिली में लोग कितने थे? 600। द मैसेज ऑफ द प्ले वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। तो जो मैसेजेस होते थे प्ले के वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हुआ करते थे, पर वो होमिलीज होते थे। उसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग मॉरलाइजिंग लेक्चर्स होते थे बेसिकली, कि वो मॉरल वाली बातें करते रहते थे बस उसमें, तो बहुत बोरिंग होता था। बट द सेट एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। पर उनके जो सेट होते थे और जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो बहुत ज्यादा सुंदर होते थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड। तो जो मद्रास और तमिल ड्रामा की जो कम्युनिटी थी वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड रहती थी इनसे। And for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley। और फिर काफी टाइम तक जोथम वैली की तरह सबने काफी इमिटेट करने की कोशिश करी, उसको कॉपी करने की कोशिश करी कि उनका सनराइज और सनसेट बिल्कुल जोथम वैली जैसा होगा, विद अ बेयर स्टेज, एक खाली स्टेज के साथ। अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड अ ट्यून प्ले ऑन अ फ्लूट। तो एक ट्यून प्ले करी जाती थी फ्लूट पे, बांसुरी पे, और साथ के साथ एक कर्टेन होता था पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands। उनको काफी सालों बाद समझ आया कि जो ये MRAs वगैरह थे वो बेसिकली एक तरह से काउंटर मूवमेंट था, मतलब काउंटर मतलब जवाब देने वाला एक मूवमेंट था टू नेशनल कम्युनिज्म, की पूरे इंटरनेशनली जो कम्युनिज्म चल रहा था उसके लिए। और जो बिग बॉसेस थे मद्रास के जैसे मिस्टर वसन, वो सब के सब इसके झांसे में आ गए। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remain the same, MRAs or no MRAs। पर उनको अभी भी completely वो sure नहीं है इसको लेके, क्योंकि the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remain the same, क्योंकि उनके aspects जो थे वो हमेशा similar ही रहे, चाहे वो MRA हो या ना हो, international communism और no international communism। तो चाहे इंटरनेशनल कॉम्युनिज्म हो या नहीं हो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities। तो Gemini Studios ने basically 20 nationalities के हर तरह के कलर और लोगों को ऐसे होस्ट किया। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। तो ये बहुत ही अलग चेंज आया उनकी लाइफ में कि उनको कुछ नया देखने को मिला, वरना हमेशा वो क्राउड प्लेयर्स को मेकअप लगा रहे होते थे, थिक लेयर्स ऑफ मेकअप लगा रहे होते थे। कौन लगाता था? ऑफिस बॉय लगाता था। तो फाइनली वो देख रहे हैं कि अब हर नेशनलिटी के लोगों के साथ वो थोड़ा सा मिलजुल रहे हैं, तो उनको अच्छा लगा ये। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor। तो कुछ मंथ्स बाद टेलीफोन लाइंस बजी बिग बॉसेस की मद्रास में, और फिर उसके बाद फिर से जेमिनाई ने, जो जेमिनाई स्टूडियोज है, उन्होंने फिर से शूटिंग स्टेज के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, पूरा कि सब कुछ प्रिपेयर कर लिया कि एक और नया विजिटर आ रहा है। ऑल दिस सेड वाज दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। तो उन्होंने बस इतना बताया कि एक पोएट आ रहा है इंग्लैंड से। द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनाई स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। तो जेमिनाइज के जो स्टाफ थी उन्होंने सिर्फ 2 इंग्लिश पोएट्स के बारे में सुना था जिनका नाम था वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेली एंड बायरन, and the one or two might have faintly come to know of someone by the name of Eliot। और फिर कुछ ही लोग थे जिन लोगों को कीट, शेली और बायरन के बारे में पता था, और फिर कुछ ही लोग थे बहुत ही जिनको थोड़ा बहुत कभी नाम सुना होगा, फेंटली मतलब अच्छे से भी नहीं पता, एलियट के बारे में, जो एक बहुत ही फेमस
पोएट हुआ करते थे। Who was the poet visiting the Gemini Studios now? तो फिर क्वेश्चन ये है कि अब Gemini Studios में कौन सा पोएट विजिट करने आ रहा है। He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. तो ये बोलते हैं वसन कि एक पोएट नहीं आ रहा, इसकी जगह एक एडिटर आ रहा है। दैट इज वाई जो बॉस है वहाँ का वो बहुत ही बड़ा रिसेप्शन मतलब बहुत ही बड़ी पार्टी करने वाला है। ये हमें बताते हैं वसन जो वहाँ के एडिटर हैं, हु वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली। तमिल वीकली था, एक पॉपुलर तमिल वीकली आता था जिसका नाम था आनंदा विकातन। ही वॉज द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास। वो किसी ब्रिटिश पब्लिकेशन के एडिटर नहीं थे जो मद्रास में पब्लिश हुआ करते थे। दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज, उन लोगों में जो जेमिनी स्टूडियोज में जाने माने जाते थे। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, तो हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके जो टॉप मैन है वो एक इनिशिएटिव ले रहे थे, मतलब एक कदम बढ़ा रहे थे। द सरमाइज वाज दैट द पोएट वाज द एडिटर ऑफ द डेली। तो बेसिकली हमें फाइनली पता चलता ये है कि जो एडिटर आ रहा है वो एक जो पोएट आ रहा है वो एक एडिटर है ऑफ अ डेली, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। तो हमें ये पता है कि मैनचेस्टर गार्डियन का भी नहीं है वो, ना तो लंदन टाइम्स का पोएट है। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। तो सभी को बस इतना ही पता था, चाहे तुम्हें कितनी भी इन्फॉर्मेशन हो। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव्ड। तो फाइनली 4 बजे आफ्टरनून में वो जो भी इंसान आने वाला था, जो पोएट है या फिर एडिटर है, वो आ गया। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश। तो वो बहुत ही लंबा सा आदमी होता है, बहुत ही इंग्लिश होता है, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। तो वो बहुत ही सीरियस से आदमी होते हैं और किसी को भी उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। बैटलिंग विद हाफ अ डजन ऑफ पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। तो जो बॉस है उनको काफी पेडेस्टल फैंस की आवाज से लड़ना पड़ा काइंड ऑफ, बिकॉज ऑफ द शूटिंग स्टेज में बहुत ज्यादा फैन चल रहा था, तो उनको बहुत चिल्ला चिल्ला के अपने लॉन्ग स्पीच देनी पड़ी। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट। तो उनके भी ज्यादा कुछ पता नहीं था उन एडिटर के बारे में या जो पोएट है उनके बारे में, वो बहुत ही क्लियरली ऑब्वियसली पता चल रहा था। ऑब्वियस मतलब सभी को समझ आ रहा था, उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं थी। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो जो स्पीच थी वो बहुत ही जनरल सी थी, ऐसे कुछ यहाँ बहुत ही सिंपल सी स्पीच थी, बट देन उसको पेपर किया गया था, मतलब उसमें थोड़ा मसाला डाला गया था विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। कि फ्रीडम तो आज़ादी, डेमोक्रेसी ऐसा जिसमें हर एक इंसान को बोलने का मौका मिलता है और अकॉर्डिंगली तुम्हारा जो भी लीडर होगा वो चूज होगा। देन द पोएट स्पोक। उसके बाद फाइनली वो पोएट बोलने आते हैं। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। तो उससे ज्यादा डेज्ड और साइलेंट ऑडियंस उनको मिल ही नहीं सकती थी। डेज्ड मतलब शॉक्ड और साइलेंट मतलब चुपचाप रहने वाली ऑडियंस। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे, क्योंकि जो उनकी एक्सेंट थी, जिस तरह से वो बोल रहे थे, कि किसी को समझ ही नहीं आया, क्योंकि सारे तमिलियंस थे और उनका एक्सेंट बिल्कुल इंग्लिश था। सो वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट होता है, तो वो लोगों को समझ ही नहीं आया। द होल थिंग लास्टेड फॉर अबाउट एन आवर, देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट। तो ये इनकी जो स्पीच थी वो 1 घंटा चली कम से कम। उसके बाद जो पोएट है वो निकल गए वहां से, और उसके बाद सबके सब लोग जो थे वहां पे बैफलमेंट में निकल गए। बैफलमेंट क्या होता है? कंफ्यूजन में निकल गए। What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? तो बोलते कि ये एक इंग्लिश पोएट हमारे फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, जो तमिल मूवीज बनाता है, वो भी सबसे सिंपल टाइप ऑफ लोगों के लिए। People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. तो वो बोलते कि हम ऐसे लोगों के लिए मूवीज बनाते हैं जो इंग्लिश पोएट्री का उनके साथ कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो थोड़ी बहुत भी वहाँ पे इंटरेस्ट जनरेट कर पाए। कल्टिवेटिंग अ टेस्ट मतलब किसी भी चीज को लेके ऐसे इंटरेस्ट जनरेट कर पाए अंदर से। द पोएट लुक्ड प्रीटी बैफल्ड टू, फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल एंड ट्रवेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। तो जो पोएट थे वो खुद भी बहुत बैफल्ड लग रहे थे। बैफल्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे, क्योंकि उनको खुद को भी समझ आ रहा था, अंदर से फील हो रहा था। ही फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी ये होता है कि इनकम्पैटिबिलिटी उनको साफ साफ दिखाई दे रही थी कि जो तमिलियंस और उनकी लाइफ पूरी डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है, कि कोई भी उनकी बातों से रिलेट नहीं कर पाएगा। तो वो जो बातें उन्हें बता रहे हैं उनके समझ के बाहर है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवेल्स ऑफ द इंग्लिश पोएट। वो अपनी लाइफ के थ्रिल्स एंड ट्रेवेल्स के बारे में बता रहे थे। थ्रिल्स क्या होता है? रोमांच जो उनकी लाइफ में है, और ट्रेवेल्स वो है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों को देखा है, उनकी लाइफ की जो हार्ड वर्क, लेबोरियस वर्क्स उन्होंने करे, उन सब चीज़ों के बारे में वो बता रहे थे। पर जो तमिलियन राइटर्स थे वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों से।
His visit remained an unexplained mystery. तो उनका जो विजिट था वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री की तरह रह गया. मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य की तरह रह गया. अनएक्सप्लेन्ड मतलब किसी को समझ ही नहीं आया. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. तो जो हमारे ऑथर हैं कहते हैं कि जो प्रोज राइटर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोज राइटर्स होते हैं, वो कभी एडमिट नहीं करेंगे, बट उनका जो खुद का बिलीफ है, कन्विक्शन का मतलब होता है कि उनकी खुद की सोच, उनका खुद का ये जान ऐसा मानना है जो बदलेगा नहीं. कन्विक्शन ऐसा आइडिया होता है जो तुम अपने दिमाग में बिठा लेते हो, वो बदलता नहीं है. बट माई कन्विक्शन ग्रो स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, मतलब उनका जो ये आइडिया है वो हमेशा बढ़ता जाता है. आइडिया क्या उनका कि जो राइटिंग होती है वो कभी भी एक ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस नहीं होती. मतलब अगर कोई इंसान लिखता है तो उसका जीनियस लिखने से बाहर नहीं आता. मतलब उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी लिखने से, प्रोज राइटिंग से बाहर नहीं आएगा. इट इज़ फॉर द पेशेंट. वो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, जिनको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स नहीं चाहिए होते, वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होते हैं ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा. परसिस्टेंट मतलब इवन तो तुम्हारे को काफ़ी फेलियर्स मिल रहे हैं तो स्टिल तुम उस चीज़ को पाने के लिए काम कर रहे हो, वर्क हार्ड कर रहे हो. persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. और फिर persevering drudge का क्या मतलब होगा कि एक चीज़ को बार बार ही करना, बहुत ही स्लो मोशन में, टीडियसली, मतलब बहुत बोरिंग हो, चाहे कितना भी बोरिंग हो रहा हो, तभी तुम कोशिश करे जा रहे हो. मोनोटोनस ड्रज है वो एक तरह से, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम लग रहा है, तुम कर करके पक गए हो, बट स्टिल तुम करे जा रहे हो, कि इस लेवल का इतना हार्ड वर्क कर रहे हो कि तुम्हारा जो हार्ट है वो इतना श्रिंक हो गया है कि अब उसको कुछ तोड़ ही नहीं सकता. तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि एक ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस कभी भी प्रोज राइटिंग नहीं हो सकता, और ऐसा तभी होगा जब एक ऐसा इंसान होगा जिसको कभी भी रिजेक्शन से भी डर नहीं लगेगा. जैसे रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, कि जैसे काफ़ी एक्टर्स वगैरह को रिजेक्शन स्लिप्स मिलती है कि नहीं आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो भी वो डीमोटिवेट नहीं होगा. ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट टू अनदर एडिटर एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट. तो उसके बाद अगर उसको फेलियर वाला भी, रिजेक्शन वाला भी कुछ स्लिप मिलता है तो भी वो नया फ्रेश कॉपी बनाएगा, उसके बाद दूसरे किसी एडिटर को भेजेगा, वो हार नहीं मानेगा. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. तो कुछ ऐसे लोगों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर में एक अनाउंसमेंट डाली गई थी, एक इनसिग्निफिकेंट से कॉर्नर में. इनसिग्निफिकेंट क्या होता है कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट सी जगह में, कि ज़्यादा लोग देख भी नहीं पाएंगे. और फिर अनइम्पॉर्टेंट पेज, की इम्पॉर्टेंट पेज भी नहीं हो. अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर. तो एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट होने वाला था. कौन इसको वो कर रहा था इनिशिएट? ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ द एनकाउंटर. Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati. मतलब जो जेमिनाई के जो लिटरेचर पढ़ने वाले लोग होते थे उनको ज़्यादा पता नहीं था इनकाउंटर के बारे में. द इनकाउंटर जो एक नया पीरियोडिकल निकला था. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. तो जो ऑथर है उनको खुद को कोशिश करनी थी इसमें पार्टिसिपेट करने की, तो फिर उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया. पहले उन्होंने आइडिया निकालने का सोचा, कि मतलब उनको पहले आइडिया चाहिए कि एग्जैक्टली ये पीरियोडिकल है किस बारे में, इससे पहले कि वो पोस्टेज पे बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते, क्योंकि उनको मैन्युस्क्रिप्ट भेजना पड़ता इंग्लैंड में. इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया. तो उन दिनों के टाइम पे जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी था उसके जो एंट्रेंस में क्या होता था कि एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स नहीं होते थे और नोटिस भी लगे होते थे. ऐसा लगता था जैसे कि तुम किसी फॉरबिडन एरिया में स्नीक इन करने की कोशिश कर रहे हो. And there were copies of the encounter lying about in the various degrees of freshness, almost untouched by readers. और जो encounter वाली बुक्स होती थी, जो मैगजीन्स होती थी, जो इनके periodicals होते थे, वो ऐसी ज़मीन पे हर जगह पड़े रहते थे. untouched by readers मतलब कोई उसको पढ़ता ही नहीं था, तो वो हर जगह मिल जाती थी बहुत आराम से और वो बिल्कुल फ्रेश होती थी. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. तो वो बोलती है कि जब मैंने एडिटर का नाम सुना तो फिर मेरे को अचानक से याद आया कि हाँ मैं इस इंसान को जानता हूँ, उनके श्रंकन हार्ट में, कि उनके दिल में एक जगह से उनको बेल आवाज़ आती है कि हाँ ठीक है मैं इस इंसान को जानता हूँ. इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनाई स्टूडियोज. तो जो पोएट आए थे जेमिनाई स्टूडियोज में वो वही थे एडिटर. आई फील लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई sang as I sealed the envelope and wrote out his address. तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका लॉन्ग लॉस्ट भाई कभी बिछड़ गए होंगे, उनको वो वापस मिल गए हो, और फिर वो जब अपना एनवेलप सील कर रहे थे, अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हुए, अपना एड्रेस भेजते हुए, तब वो गा रहे थे गाना. आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम. वो ऐसा सोच रहे थे कि वो भी अपने साथ साथ, उनके साथ साथ ही सेम सॉन्ग गाना गा रहे होंगे.
Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. तो हमेशा इंडियन फिल्म्स में क्या होता है कि जो लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स होते हैं, जो ऐसे बिछड़े हुए भाई होते हैं, इंडियन फिल्म्स में हमेशा लास्ट में डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग, हमेशा एक दूसरे को जानते पहचानते कैसे हैं, फाइनली रियलाइज कैसे करते हैं कि वो लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स हैं, गाना गा के इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, कि सबसे पहले रील में भी वो सेम सॉन्ग गाएंगे, लास्ट रील में भी वो सेम सॉन्ग गाएंगे. स्टीफन स्पेंडर स्टीफन, दैट वॉज हिज नेम. तो फाइनली हमें उस पोएट का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है स्टीफन स्पेंडर स्टीफन. And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. तो कुछ सालों बाद उन्होंने Gemini Studios को छोड़ दिया. तब उनके पास बहुत सारा वक्त था पर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे. Anything at a reduced price attracted my attention. तो कुछ भी ऐसी चीज़ होती थी जो उनको कम प्राइसेस में मिल रही थी तो उनका बहुत अट्रैक्ट करती थी, उनको अटेंशन सीक कर लेता था उनका. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 पैसे each. तो फुटपाथ पे मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने एक पाइल होता था हमेशा ब्रांड न्यू बुक्स का, मतलब एक ढेर होता था हमेशा ब्रांड न्यू बुक्स का जो बिकती थी 50 पैसे ईच पे. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक. तो ओरिजिनल्स नहीं होती थी, वो हमेशा कॉपीज होती थी. एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, स्पेशल low priced student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. तो वो जो बुक्स होती है वो एक्चुअली में एलिगेंट पेपर बैग्स होती है. पेपर बैग क्या होता है? एक बुक होती है जिसको स्टिफ कार्डबोर्ड के साथ बांधा जाता है, मतलब उसके जो पेजेस होते हैं कार्डबोर्ड के साथ बांध दिए जाते हैं. तो ये अमेरिकन ओरिजिन के होते हैं, मतलब सारे अमेरिकन राइटिंग्स होती है. तो ये स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशंस होते हैं इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक. एक बुक उठाते हैं वो 50 पैसे की खरीदते हैं. द गॉड दैट फेल्ड. उस बुक का टाइटल क्या होता है? द गॉड दैट फेल्ड, एक भगवान जो फेल हो जाता है. 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return. तो उसमें 6 अलग अलग eminent men, एमिनेंट क्या होता है? फेमस मैन, जो रिस्पेक्टेड जाने माने मैन के लेटर्स होते हैं, 6 सेपरेट एसेज में लिखे जाते हैं वो, और उसमें सबके सब डिस्क्राइब क्या करते हैं? उनकी जर्नी कम्युनिज्म में और उनका डिसोल्यूशन रिटर्न, कि वो वापस भी आ गए, कम्युनिज्म में घुस भी गए, उसके बाद उसमें से बाहर भी निकल गए. यहाँ डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ में डिसअपॉइंट होना, मतलब किसी चीज़ को ऐसे देख कुछ ट्राई करना, उसके बाद डिसअपॉइंट हो जाना कि वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितना वो बिलीव करते थे. एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोएस्लर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर. तो ये सभी पोएट्स एंड राइटर्स हैं और ये सारे एमिनेंट मेन हैं, मतलब बहुत ही जाने माने लोग हैं. सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, कि उनको अचानक से जो बुक है वो ऐसे ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस को अज्यूम करने लग जाती है, मतलब अपने आप से अज्यूम करने लगती है कि बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस है. ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही बड़ा, जायंट सा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सिग्निफिकेंस होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होना जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है किसी चीज़ पे. स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज. तो उनको याद आता है अचानक से कि स्टीफन स्पेंडर तो वही है जो उनके जेमिनी स्टूडियोज में एक बार आए थे. इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चेंबर ऑफ माई माइंड लिट अप. तो एक मिनट में उनको ऐसा लगा कि उनके दिमाग में बत्ती जली. बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, कि एक हेजी सा इल्यूमिनेशन हुआ है, मतलब अचानक से लाइट पड़ी उनके दिमाग पे. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री. तो वो बोलते कि जो उनका जो रिएक्शन था स्टीफन स्पेंडर को देख के जेमिनी स्टूडियो में, वो एक रहस्य नहीं था. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, कि जो बॉस है उसको स्पेंडर्स की पोएट्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, बट मे बी उन्होंने उनको इसलिए बुलाया होगा बिकॉज बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, क्योंकि जो बुक का टाइटल है गॉड दैट फेल्ड उसमें उनका थोड़ा सा पोएट्रीज एंड स्टफ थे, दैट्स वाई मे बी उन्होंने उनको वहाँ पे बुलाया होगा. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू सो मच.